आप देख रहे हैं वॉर रूम में, सौरभ आपके साथ। पाकिस्तान में भारत के हमले का खौफ लगातार बीते हर रोज के साथ बढ़ता जा रहा है। अब एक और खबर, 1 महीने के लिए कराची से लाहौर रूट पर एयर स्पेस पाकिस्तान ने फिर बंद कर दिया है। अब रोजाना सुबह 4 बजे से 8 बजे तक लाहौर और कराची के ऊपर का एयर स्पेस बंद रहेगा। मतलब उनका कोई सिविलियन जहाज भी उड़ान नहीं भर पाएगा। और भारत ने बात करें तो पाकिस्तानी विमानों के लिए 23 मई तक के लिए अपने आसमान को बंद कर दिया है। भारत के फैसले से पहले ही कंगाल चल रहे पाकिस्तान की और कमर टूटेगी। पाकिस्तान एयरलाइंस को और नुकसान होगा, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया जाने के लिए पाकिस्तान के विमानों को अब और लंबी उड़ानें भरनी होंगी। अभी पाकिस्तान के विमानों को मलेशिया जाने में करीब 5.5 घंटे लगते थे, अब यह सफर 8.5 घंटे में पूरा होगा। इसी तरह बांग्लादेश, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को जाने के लिए भी पाकिस्तान के विमानों को और ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। कमोडोर साहब, सही कह रहे हैं आप। इसमें 2 चीजें मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूं। एक होता है नो फ्लाई जोन, जो इन्होंने लाहौर, इस्लामाबाद के ऊपर किया था और अब आप कह रहे हैं उसको एक्सटेंड भी कर रहे हैं, और ऊपर गिलगिट और स्काडू के ऊपर किया था। उसमें कोई भी जहाज फ्लाई नहीं कर सकता। लेकिन जब हम एयर स्पेस बंद करते हैं कमर्शियल एयरलाइंस के लिए, तो उस कंट्री की कमर्शियल एयरलाइंस को ही बंद किया जाता है। जैसे भारत ने बंद किया पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और उनकी कमर्शियल एयरलाइंस या कमर्शियल कोई भी एयरक्राफ्ट है वो भारत के ऊपर से नहीं जा सकता। लेकिन बाकी जितने भी पाकिस्तान एयर स्पेस से आ रहे हैं, चाहे वो टर्की से आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान, कहीं से भी आ रहे हैं, वो वाले जहाज पाकिस्तान के पास आने के बाद वापस भारत के ऊपर से जा सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि जब उन्होंने हमारी एयर स्पेस बंद की, तो हमारी 800 फ्लाइट्स होती हैं एक हफ्ते के अंदर, जो पाकिस्तान के ऊपर से जाती हैं। तो पिछली बार जब 400 फ्लाइट्स जाती थी, जब वो हमारा हुआ था बालाकोट की स्ट्राइक, उस समय पे उनको $100 मिलियन का नुकसान हुआ था। इस बार आप सोच सकते हैं कि उनको ओवरफ्लाइट चार्जेस में कितना नुकसान होगा। यह सही है कि 3.5 से 4 घंटे हमारी फ्लाइट्स का जो टाइम बढ़ गया है, और पर फ्लाइट $1375 बढ़ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान को नुकसान, उनकी इकोनॉमी को नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि अब हमारी जो एयर स्पेस, हमारी जो एविएशन कंपनी है, वो बहुत एक्सपैंड कर चुकी है। हम एब्जॉर्ब कर लेंगे नुकसान, हम कैसे करेंगे? वो नहीं कर सकते। और दूसरी चीज आती है, उनकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सिर्फ 6 फ्लाइट्स हैं कोलालंपुर के लिए, और जो बाकी है वो जो भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट उसका इस्तेमाल करते हैं, इनको जो नुकसान होगा, क्योंकि ये जाते उतनी थोड़ी फ्लाइट्स है, वो भी उनकी प्रॉब्लम में आ जाएंगी और उनका एक्सटेंडेड टाइम हो जाएगा। तो उनको नुकसान हर हालत में ज्यादा है। जब वो हमारी फ्लाइट्स को रोकते हैं तब भी ज्यादा है, और अगर वो हमारे ऊपर से नहीं भी जाते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वैसे तो पाकिस्तान का हर नेता और जनरल झूठ बोलता है, लेकिन जिसको झूठ बोलने की ऑफिशियल जिम्मेदारी दी गई है, वो है पाकिस्तान की आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल और आईएसपीआर के डीजी अहमद शरीफ चौधरी। अब ये भी लगे एटम बम करने। आईएसपीआर के डीजी अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत से जंग के लिए पाकिस्तान की फौज तैयार है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जंग की शुरुआत भारत करेगा, खत्म पाकिस्तान करेगा। भाग है आईएसपीआर, पाकिस्तान की आर्मी का। जनरल साहब आपको ज्यादा बताएंगे, ये इनका प्रोपेगेंडा विंग है, जैसे मैं कहता हूं सर, झूठ बोलने की मशीन है। बिल्कुल। देखो सौरभ, सच्चाई है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है वो गिद्दड़ भक्ति है। अब डीजी आईएसपीआर को एक प्रकार से ये काम दिया गया कि किसी प्रकार से एक अपने देश के अंदर जो मोरल डाउन हो रहा है उसको बढ़ाएं, और कहीं ना कहीं मैसेज भी भेजे भारत की फौज को भी और भारत की लीडरशिप को कि भाई पाकिस्तान तैयार है। हमें पता है पाकिस्तान कितना तैयार है। एक ये गिद्दड़ भक्ति बार बार देते हैं वो पाव के न्यूक्लियर हथियार। वो कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर देगा, जो ये इशारा कर रहे थे कि लड़ाई हम बंद करेंगे। इनको समझना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। उनको ये समझना चाहिए कि यूं तो भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, मगर हमारे पास क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। भारत एक ऐसा देश है जो ट्राइड है, जो 5 वर्ल्ड के देश हैं जो कि आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से न्यूक्लियर हथियार फायर कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी गलती कर दी और उसने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया, तो अगले 24 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। यह पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, यह गिद्दड़ भक्ति देना बंद करें। अब जब बात आती है कि ये बार बार कह रहे हैं कि अगर भारत आ गया, तो ये डर है, ये खौफ है। इनको लग रहा है कि अब ये भाग रहे हैं टर्की के पास, चीन के पास, हथियार दे दो, अम्यूनिशन दे दो, वो भी नहीं दे रहे।
अमेरिका को गुहार दे रहे हैं कि किसी तरीके से ये लड़ाई बंद करा दो। इन्होंने रूस के तरफ भी एक प्रकार से अप्रोच की, मगर रशिया ने कहा कि हम इसके अंदर नहीं होना चाहते और वो इसको बिल्कुल साफ मना कर गए। रूस को ये पता है कि यूक्रेन को अम्यूनिशन जो है पाकिस्तान की तरफ से भी गया था। तो यह सच्चाई, पाकिस्तान अकेला पड़ गया है, पाकिस्तान के साथ मुस्लिम वर्ल्ड में भी कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो टर्की और चीन है वो भी पलड़ा झाड़ गए हैं, कोई ज्यादा आगे नहीं आए। अच्छा, भारत की सेना और वायुसेना से कैसे पाकिस्तान को रोज खतरा महसूस होता है, आपको बताया। अरब सागर में जंगी जहाज भी अलर्ट पर हैं। एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस के लिए भारतीय नेवी के युद्धपोतों को अलर्ट पर रखा गया है। गुजरात की समुद्री सीमा पर कोस्ट गार्ड भी पूरी तरीके से सजग है। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक फायरिंग एक्सरसाइज चल रही है इंडियन नेवी की अरेबियन सी में। दूसरी ओर पाकिस्तान की नौसेना भी उतरी हुई है अपने पानी में। दोनों नौसेनाओं के बीच में केवल 85 नॉटिकल मील का अंतर है। जनरल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नजदीक ही है, बहुत ही नजदीक है। और ये एक ही दिन का अंतर भी है, एक्सरसाइज में एक ही दिन का अंतर है दोनों का। लेकिन जरूर जो पाकिस्तान की जो नेवी है वो घबराई हुई है, डरी हुई है। और जिस प्रकार से कोस्ट गार्ड और बाकी पूरे नेवल एक्सरसाइजेज चल रहे हैं उसको देखते हुए कोई शक नहीं। आप जब मुझे बता रहे थे वो डीजी आईएसआई के बारे में, मैं बता सकता हूँ वो क्यों लाया गया, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो डीजी आईएसआई है इसने तख्ता पलट किया बांग्लादेश में मुनीर के कहने के ऊपर, इसलिए उसको वहाँ पर लाया गया जिससे कि कम से कम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनेगा पाकिस्तान का, तो उसको खबर रहती रहेगी क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग बात करते हैं, मुझे अच्छा लगा जब आपने आना कहा, 4 आना, मैंने बहुत सालों से बचपन से नहीं सुना था। जब वो मैं उधर रहता था तो वो कहते थे एक आने का चनाचूर गरम। मैं क्लिफ्टन में रहता था तो एक आने का चनाचूर गरम खाता था। और तीसरी बात जो आप कह रहे थे, अगर आपको याद हो 71 की लड़ाई में ऑल इंडिया रेडियो से एक प्रोग्राम निकलता था, ये रेडियो झूठिस्तान है। वो उस वक्त रेडियो झूठिस्तान करके होता था और इसी माफिक झूठ बोलते रहते थे। 71 की लड़ाई में भी और उसके बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, भारत से जंग की आशंका के बीच पाकिस्तान की फौज में दहशत है। पाकिस्तान के कई सैनिकों के इस्तीफे की खबरें, इसलिए अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने अब वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। यह युद्ध अभ्यास सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल समेत कई जगहों पर चल रहा है और इसमें पाकिस्तान की सेना लाइव फायर ड्रिल कर रही है। सर, इनके गोले ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? भाई असली बात तो इनके गोले अब पूरे खत्म होने की कगार पहुंच गए। कुछ तो इन्होंने यूक्रेन भेज दिए, पैसे की कमी थी, यूक्रेन को बेच दिए। हाँ, बीच चले गए थे सारे रिजर्व, इनके पास कोई रिजर्व नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना कि हॉलोड आउट मिलिट्री है। गोले भेज दिए यूक्रेन में, थोड़े मोड़े जो बचे हैं वो इसमें भी कर देंगे। ये गुहार जो आप लग रही है सौरभ, समझिए, जो गुहार लग रही है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को, अमेरिका को, यूके को, फ्रांस को, सबको दौड़ा दौड़ा के बोल रहे हैं कि भाई इनको बोलो कि हम पे हमला न करें। इससे क्या फायदा होता है? अगर ये नहीं करना था तो आतंकवादी हमला क्यों किया? वो बड़ी बात है, वहां से क्यों किया? अब इनको ये विश्वास नहीं था कि पानी बंद हो जाएगा। मोदी के लीडरशिप में एक चीज तो हुई है जिसकी सराहना करनी पड़ेगी। ये जो IW ट्रीटी को सस्पेंड किया, ये इससे बड़ी चोट हो नहीं सकती, क्योंकि पानी गया और FATF और समझ गया ये आतंकवाद है। अगर उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो लोन जो मिलता है वो खत्म हो जाएगा। तो पैसा भी गया, पानी भी गया, पैसा भी गया। और जब बच्चे कुछ हथियार थे वो ये दिखाने में कि हम अभी सजग हैं, सचेत हैं और बहुत आगे हैं, उसमें खर्च हो जाएंगे। तो लड़ोगे क्या? सवाल यही वजह है शायद जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, अब इनके बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, वो भी कूद पड़े हैं। कमान संभालनी पड़ी है। देखिए, पाकिस्तान में नेता दो ही हैं, लीडर जिसको आप कहते हैं। एक नवाज शरीफ, पहले बेनजीर भुट्टो भी थी, अब वो रही नहीं दुनिया में, और दूसरा इमरान खान जो सबसे पॉपुलर लीडर है, उनको जेल में डाला हुआ है। शहबाज शरीफ से देश संभल नहीं रहा, इसीलिए अब नवाज शरीफ को आने पड़ा है अपने छोटे भाई की मदद के लिए। और वो फोन पे फोन घुमा रहे हैं। उनको कतर से बड़ी उम्मीद है। कतर का अमीर दुनिया में थोड़ा रसूख रखता है, तो उसको फोन मिला है नवाज शरीफ ने कि भाई साहब आप किसी तरह भारत को समझा दो। समझे क्या? हम क्या समझे? हम तो उनको समझाना चाहते हैं कि आतंकवाद बंद करो। अगर किसी को समझाने की जरूरत है तो पाकिस्तान को समझाने की जरूरत है, उन्हीं उनके मिलिट्री डिस्पेंसेशन को समझाने की जरूरत है। अगर वो ये लिख के दें, वो ये करके दें, झुक के दें कि अब हम नहीं करेंगे, डिसमेंटल करें, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। आप देख रहे हैं ये आज निकल रहा है ना, आपने अभी दिखाया अपने टीवी चैनल पे, हाफिज सईद का, पूरी उसकी वो निकल रही है। तो अभी भी आप खड़े हैं आतंकवादियों के साथ, अभी भी आप मानने को तैयार नहीं है।
तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। पाकिस्तान और पे विश्वास क्योंकि नहीं पता कर है इस बार सकते। कुछ न कुछ होगा, सौरभ, इसी की चिंता लगी हुई है। अच्छा, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हैं आलिया शाह, इन्होंने पाकिस्तान की हरकतों पर एक बड़ा खुलासा किया। आलिया शाह ने कहा कि भारत के देशभक्ति गानों पर पाकिस्तान में जंग की तैयारी हो रही है। गाने भी हमारे दुश्मन के गाने सुनकर पाकिस्तान की फौज खुद को मोटिवेट कर रही है। इससे बड़ा मजाक हो सकता है क्या? भारत का असर है ये, भारत की ताकत है और दमखम है। भारत के हर क्षेत्र में डेवलपमेंट को देखते हुए अब तो उन्हें अपने गाने भी नहीं सूझ रहे। पाकिस्तान में इंडिया के गाने बंद नहीं किए जा सकते। वहां पर जो ये जंग की तैयारियां हो रही हैं, वो भी उसके ऊपर भी गाने चल रहे हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा। अब आपको पता ही नहीं लोगों को कि ये गाना कहाँ का है। वो पाए नहीं, ये गाना आपकी तरफ का नहीं है, ये आपके पड़ोस का गीत है। इतने ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत धुन जो सभी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वाह भाई वाह। और अपनी जंग लड़नी है जिनसे, उन्हीं के गानों पर तैयारी हो रही है जंग लड़ने की। मैं कहती हूँ क्या ही बात है। ये होता है असर, किसी की सकाफत, किसी का म्यूजिक, किसी का जो फिल्म है वो इतनी वो असर रखती है, इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि आप अपनी जंग की तैयारियां भी अपने दुश्मन के गानों पर कर रहे होते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। एटम बम चोरी का, हथियार उधार के, और अब आप देख रहे हैं गाने भी हिंदुस्तानी। अरे कुछ तो शर्म करते हैं सर, इससे ज्यादा चोरी की इंतहा क्या हो सकती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए 1962 का अगर आपको युद्ध याद हो, ए मेरे वतन के लोगों, उस गाने ने जो मोटिवेट किया था पूरे देश को, और उस गाने को सुनते ही लोगों की आंखों में पानी आ जाता था, और उस गाने की वजह से आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कोई भी गाना हमारा देश बनाता है, और पाकिस्तान की फौज तो भाग रही है, वो तो रिजाइन करके भाग रही है, और जो उनके जनरल है वो बंकस के अंदर छुप रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको मोटिवेट करने के लिए पंजाबी गाने, हिंदुस्तानी गाने, बहुत सारे गाने देने पड़ेंगे, ताकि वो सुन सुन के कम से कम इतनी उम्मीद रख सर इतना ही नहीं, फौज भी उधार की। अच्छा, एक सीरियस खबर है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा होगा कि किराए के मर्सनरीज, किराए की फौज, उसका इस्तेमाल हुआ। रशिया ने भी किया, यूक्रेन ने भी किया। एक तो किराए का एक ऐसा एक फौजी था, उसके पास बहुत सारी प्राइवेट मिलिशिया थी, उसने पुतिन को धमकी दे दी थी और वो पुतिन के महल की तरफ चल पड़ा था। उस वक्त तो उसको रोक दिया गया, एक हफ्ते के बाद उसका जहाज क्रैश कर गया था, आपको याद होगा। ये देखिए, ऐसा ही एक ग्रुप है पीएमसी, आप गूगल कीजिए। ये पीएमसी के जो चीफ हैं, इनके जो लोग हैं, ये इस्लामाबाद में देखे गए। मतलब पाकिस्तान की फौज को अब अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा, किराए के सैनिक ले रहे हैं। देखिए, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को कब इस्तेमाल किया जाता है? तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपकी फौज में, सेना में सोल्जर्स की कमी हो और उनको आप बॉर्डर में भेज देते हैं। तो आप रियर एरिया सिक्योरिटी, यानी कि उन टारगेट सिस्टम्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टारगेट है, जैसे न्यूक्लियर टारगेट सिस्टम्स हो गए, उनकी सिक्योरिटी के लिए आप प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला लेते हैं। पर यह क्लियरली दर्शाता, हम क्यों नहीं बुलाते, भारत क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि हमारी आर्मी और हमारी सेना इतनी सशक्त है कि हमारी रियर एरिया सिक्योरिटी हमारी सेना की जगह हमारी पैरामिलिट्री भी करती है, हमारे जो दूसरे एरियाज हैं सीआरपीएफ वगैरह वो भी करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने अपने देश की सिक्योरिटी ऑन हायर कर दी है। ये बड़ा अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, सिक्योरिटी ऑन हायर। देखो, एक सच्चाई है कि भारत की जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लेड आउट है। हमारी जो लड़ने वाली फौज है, हमारे पास 12 लाख के करीब है, हमारे रिजर्विस्ट हैं, और भारतवासियों को बताना चाहेंगे एक टेरिटोरियल आर्मी जिसका मैं हेड था 2.5 साल, उसकी करीब 1.5 लाख के करीब उसकी स्ट्रेंथ है, और उसकी 60 बटालियन तो यही हैं जो कि आपके एयरफील्ड पूरे को प्रोटेक्ट करेगी, आपके जितने भी एसेट्स हैं, ऑर्डिनेंस डिपो वगैरह, उनको लड़ाई के दौरान में करेगी। उसके बाद आपके पास इतने रिजर्विस्ट हैं कि आप 3 बार कर सकते हो पाकिस्तान की फौज से। तो यह सच्चाई है, भारत की जो फौज है वो बहुत आगे निकल चुकी है। भारत की फौज का मोराल बहुत हाई है, भारत की फौज का वेपन इक्विपमेंट बिल्कुल ठीक है, और भारत की फौज एक बैटल हार्डेंड है। और पाकिस्तान को अब ये डर लग रहा है अब कि अब भारत ने हमला कर दिया तो उनकी हालात ये है कि डर क्या है आज की तारीख में, पाकिस्तान के ये
यूट्यूबर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 4 टुकड़े होंगे, क्योंकि सिविल वार जैसी सिचुएशन है, जिस प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, जहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में और BLA जो है बलूचिस्तान में, ऊपर से अगर भारत ने हमला कर दिया तो मुझे लगता है कि एक प्रकार पाकिस्तान के 4 हिस्से होकर रहेंगे। जब 1971 में इसके 2 हिस्से हुए थे, हमने बांग्लादेश बना दिया था। अब की बार मुझे लगता है बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब। टाइम ये आ गया है, अब हमें यह कहना चाहिए अगर हमने लड़ाई लड़नी है तो POJ के और गिलगिट बाल्टिस्तान को हमने लेना है। लेकिन तो ये जरूरी है। प्राइवेट मिलिशिया का इस्तेमाल रूस ने भी तब किया जब जंग बहुत लंबी खिंच गई और दोनों तरफ से बहुत सैनिक जो है वो मारे जा रहे थे। उस वक्त वो हालात थे। यहां तो जंग की आहट हुई है केवल, और अभी से प्राइवेट मिलिट्री को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अभी तो करवट बदली भी नहीं है भारत ने। जब करवट बदलेगा, अभी तो सिर्फ बातचीत हो रही है। इतना घबराया है पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको यहां बताऊं, मुशर्रफ कहते थे कि 3 वहां पे हैं लोग, एक तालिबान जो उनके मदरसों से बने जिसको तालिबान कहते हैं, मुजाहिदीन जो सेंट्रल एशिया से लोग आए उनको उन्होंने तैयार ट्रेन किया, और तीसरे थे मर्सनरीज जिसके साथ मुशर्रफ खुद कांटेक्ट में रहा और उसने पूरी लड़ाई लड़वाई। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये पूरा का पूरा उसका कहना था, उसने आउटसोर्स किया, ये सारा का सारा आउटसोर्स किया रूस के साथ लड़ने के लिए और सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म को हराने के लिए। कहता आज कम्युनिस्ट तो चले गए, अमेरिका वापस आया, पर ये जो 3 संस्थाएं हैं, ये बड़ी बड़ी आतंकी संगठन, तालिबान और मुजाहिदीन और ये मर्सनरीज आज भी पाकिस्तान में है, और उनकी तादाद 1.5 लाख के आसपास है। 1.5 लाख की तादाद अभी भी है। उनको यही नहीं मालूम चल रहा है, उसके कारण आज भी पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो इन सब के कारण। सौरभ भाई, एक बात बस मैं कहूंगा, ये सारा इंडिकेट करता है कि उनके फौज में स्ट्रक्चरल वीकनेस कितनी ज्यादा है। अगर आपको ऐसे डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने वाइटल इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसका मतलब साफ है कि फौजें तैयार नहीं हैं, कोई तैयारी नहीं है। और ये जो हमला किया गया था, ये शायद मुनीर ने बैठे बैठे अपनी सोच को किया था, और उससे जो रिपरकशंस हो रहे हैं उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में एस्केलेशन लैडर पूरा बना हुआ है, और हम इनको तब तक करते रहेंगे जब तक विक्ट्री हमारी नहीं होगी। प्लीज रिमेंबर 1971। सियालकोट बॉर्डर पर लेकिन खूब गहमा गहमी है, ये पाकिस्तानी ही कह रहे हैं। सियालकोट बॉर्डर पर ही पाकिस्तान की पोस्ट को उसके फौजी खाली करके भाग गए, और आसिम मुनीर कहां गायब है ये भी आपको बताएंगे।